बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एसिड में कॉमन क्या होता है ना। और एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था बॉटल गार्ड क्या होता है, मैंने उसका आंसर दे दिया। फिर आपके बाद मैंने देखा बॉटल गार्ड क्या होता है, मैं बताया था बॉटल गार्ड होता तो वही है कवर टाइप का स्ट्रक्चर, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होता है बॉटल गार्ड, है ना। और एक एंड हम लोग लगाते हैं टेस्ट ट्यूब में, है ना। और यहाँ पर जो भरा रहता है, यहाँ भरा रहता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या भरा रहता है बेटा उसके? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्यों भरा रहता है? देखो वहाँ पर बोला था नोट फॉर टीचर या रिमार्क फॉर टीचर लिखा था एक, मैंने टीचर को देखा क्यों बोला गया था, मैंने दोबारा एनसीईआरटी देखी तो बेटा एक्चुअल में इसका यूज़ क्यों करते हैं इसको देख। कैल्शियम क्लोराइड एक हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आप लोगों को अभी थोड़ी पता पड़ेगा कि ड्राई, अब मैंने क्या बोला था उस टाइम कि हमारे पास पीएच पेपर को एक बार ड्राई HCl से करेंगे और भिगा के करेंगे पीएच को। जब हमने भिगाया था तब पीएच का कलर चेंज हुआ था, और जब लिटमस पेपर को ड्राई रखा था तो कलर चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अगर बाहर का कंडीशन ह्यूमिड है तो ऑलरेडी मॉइस्चर होगा, और उस मॉइस्चर से चाहे ड्राई HCl पास करे या वेट HCl मतलब भीगा, दोनों में केस में कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता तो नहीं पड़ पाएगा बेटा ऐसे केस में कि हमारे पास कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो जब बाहर का कंडीशन ह्यूमिड होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? गार्ड ट्यूब, जिसके अंदर क्या रहती है? CaCl। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर आसपास कोई मॉइस्चर रहा होगा तो CaCl2 उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो केवल तभी रिएक्ट करेगी जब हमारा पीएच पेपर क्या होगा? गीला होगा। समझ में आया? तो CaCl2 का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि अगर हमारे पास उस टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर होगा फिर तो हमारा एक्सपेरिमेंट ही बेकार हो जाएगा, है ना। क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में तो कोई भी चीज़ है H+ आयंस अपना पीएच चेंज दिखा रहा था। ये तो हमने पढ़ा था कि H+ आयन जब हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है तब वो अपना इफेक्ट दिखाता है ना। अब क्या हर किसी में H+ आयंस होता है? तो मैंने आपको करके दिखाया था। ग्लूकोज में हमारे पास कंडक्ट किया था? नहीं किया था। जबकि ग्लूकोज में C6H12O6 H आयंस तो है, हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसके आयंस फर्बिश नहीं होते, टूटते नहीं हैं। और जब तक आयंस नहीं टूटेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ थी। आज हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे कि हमारे पास एसिड और बेस को नापने का तरीका क्या होता है। तो बेटा उसके लिए हमारे पास क्या है? पीएच पेपर या पीएच स्केल। पीएच स्केल आपका डेवलप किया था सोरेन एंड सोरेनसन ने, जहाँ तक मेरे को याद है सोरेन एंड सोरेनसन या सोरेनसन आप लिख सकते हो। इन साहब ने पीएच पेपर को डिस्कवर किया था। पीएच स्केल क्या है आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये बात तो हम लोग पता कर चुके थे कि हमारे पास इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ये बताता है कि दिया हुआ सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस, राइट। आज मैं जिस इंडिकेटर की बात करने जा रहा हूँ वो इंडिकेटर है बेटा मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? फिनोल्फथलीन मत बोल देना। फिनोल्फथलीन बहुत जगह पर यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल के लिए जो मैं बोला जाऊँगा, लिटमस भी ओके है, बट बेटा यूनिवर्सल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डाइज, यानी कि सिर्फ एक कोई मिला के हम लोग यूनिवर्सल नहीं बोलते हो, कलेक्शन ऑफ डाइज है। अब मैंने आपको क्या बताया था? एसिड टर्न ब्लू टू रेड और बेस टर्न रेड टू ब्लू। तो हमारे पास तो सिर्फ रेड और ब्लू को टेस्ट करने का हुआ ना, लेकिन आज हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि हमारे पास सारी चीज़ें जो भी है ना वो चेंज हो रही हैं, तो ब्लू में या रेड में। वो किसकी वजह से हो पा रही है? यूनिवर्सल इंडिकेटर की वजह से। यानी कि जहाँ पे भी जाओगे सेम काम, नॉट ओनली फॉर रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड, नहीं, एक ऐसा यूनिवर्सल जो सबके लिए सही हो, चाहे एसिड ले आओ चाहे बेस ले आओ, सबके लिए बता दे, वो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ वेरियस डाइज, अलग अलग डाइज हैं इसको बनाने, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड इंडिकेटर जो है हमारे पास वो कौन सा होता है? फिनोल्फथलीन, ठीक है। और जो पेपर की फॉर्म में जितने भी यूज होंगे वो क्या होगा हमारे पास? लिटमस, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक 1 में बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था लिटमस कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, किससे क्या होता है, ये सब हम लोग चीज़ जान चुके हैं, राइट। ठीक, पीएच हमारे पास यहाँ पर आता है, जो पी है
ये है पोटेंस के लिए। पोटेंस का मतलब पोटेंशियल, यानी कि कितना दम है तुम्हारे अंदर। और H स्टैंड फॉर हाइड्रोनियम, क्योंकि मैंने बोला था मैं इसको हाइड्रोजन ही बोल देते हैं, बट मैं हाइड्रोनियम ही बोलूँगा, क्योंकि एसिड की चेक जो भी चीज़ होती है वो H प्लस की होती है, ना कि H की। हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पोटेंस हाइड्रोजन लिखा रहता है कई जगह, बट मैं क्या बोलूँगा, पोटेंस हाइड्रोनियम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन और आ जाती हैं, और वो क्लासिफिकेशन है आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सर ये यूनिवर्सल वर्ड मतलब कलेक्शन से बना है? हाँ बेटा, कलेक्शन यूनिवर्सल इसलिए बना है क्योंकि वो सब चीज़ के लिए वैलिड है। आप कुछ भी डालोगे वो इंडिकेट कर ही देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, लेकिन एसिड ब्लू को कैसे कन्वर्ट होगा, एक बार एसिड ले लिया तो ब्लू का तो अनचेंज रहेगा ना, या बेस हो गया वो रेड टू ब्लू करता है, लेकिन ब्लू पे तो अनचेंज रहेगा बेस, समझ रहे हो। तो बेस यहाँ पे काम नहीं कर रहा ब्लू के केस में। बेस रेड लिटमस पेपर को मैंने उल्टा बोल दिया शायद अभी एसिड के केस में, कि एसिड जो है हमारे पास क्या करता है बेटा, ब्लू से रेड, राइट। तो रेड को क्या करेगा एसिड, अनचेंज, रेड में तो कोई चेंज दिखाएगा ना। तो हमें कैसे पता पड़ेगा इसका पीएच कैसा है, तो बेकार हो गया ना रेड लिटमस पेपर। तो हम लोगों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया उस लिटमस की मदद से और भी डाइस मिला के, जिसकी वजह से चाहे एसिड हो चाहे बेस हो हम लोग सबका पता लगा लें, राइट। हाँ, कलर की वजह से जो भी है, नहीं सब जगह पर जो काम कर जाए उसलिए हम लोगों ने इसे यूज किया, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है, पहले मैं आप लोगों को इसमें ना एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। कुछ बच्चे आज तक एक मिसकंसेप्शन रखते हैं, सर pH 2 आया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 1 आया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 5 और 6 आया तो वीक एसिड। हाँ, कहने के लिए ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि यही चीजें वहाँ हमेशा सत्य हों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि pH लेमन क्या होता है, वीक एसिड, सिट्रिक एसिड, उसका pH लगभग 2 तक ही पहुंच जाता है, राइट। तो 2 आने का मतलब तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन है वीक। तो क्या ये डेफिनेशन कि pH 2 है तो वीक है, ये सही होगी? इसका मतलब कुछ तो खेल है, कुछ तो खेल है। तो इस स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को पढ़ने से पहले मैं pH की टर्म्स में आप लोगों को बताता हूं आज पहले pH स्केल के बारे में। pH स्केल किसने डिस्कवर किया था? सोरेनसन साहब ने। इनके हिसाब से क्या था, आइए इस चीज को देखते हैं। pH स्केल एक इंडिकेटर स्केल है जिसमें हमारे पास नंबर दिए जाते हैं, बीच वाले को 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। दे दो जीरो की वैल्यू बेटा, वो आप जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे क्लास 11 में तब समझेंगे। नेगेटिव में वैल्यू दे सकते हैं, पर हमें उसमें वाटर मिला के H प्लस आयन निकालने होते हैं। ये सब बहुत बड़ा फॉर्मूला है और अभी के लिए इसे छोड़ दो। हाँ, अभी के लिए छोड़ दो प्लीज, क्योंकि वो फॉर्मूला फिर मेरे को डिसोसिएशन एसोसिएशन सब बताना पड़ेगा, फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 7 पे जो कहानी है ये कहानी रहेगी न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा जो भी जाएगा इसका मतलब ये जाएगा बेसिक, और 7 से कम जितना भी जाएगा ये रहेगा एसिडिक। अब मेरी बात सुनिएगा, जितना मैं लेफ्ट में आऊँगा बेटा उतना हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्या बोल रहा हूं? ऑन मूविंग लेफ्ट H प्लस एक्वस यानी कि हाइड्रोनियम आयन, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि सबसे ज्यादा H प्लस आयन कब होंगे, जब उसका pH कितना होगा, 1। इन सब के मुकाबले अब जैसे जैसे मैं सॉरी लेफ्ट, ऑन मूविंग लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड तो लिखा है। अब राइट में जा रहा हूँ, सर ऐसा भी होगा OH माइनस का हो, OH माइनस का, बिल्कुल दोनों बात सही है ना। मैं यही बताने वाला था कि राइट की तरफ जाऊंगा बेटा तो मेरे पास H प्लस आयन कम होंगे, ऐसी बात मैं कह रहा हूँ। तो यानी कि ऑन मूविंग राइट, देखो H प्लस आयन डिक्रीज। देखो मैं आप लोगों की बातों को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, हो सकता है आपने पढ़ के आए हो या हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं आप लोगों को बस यहाँ पर करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आप जो बता रहे हो बेटा कि सर OH नहीं बोल सकते, मैं मना नहीं करता, मेरी एक बात सुन लो बस। एक्चुअल में जो pH स्केल बनाया था ये पावर ऑफ हाइड्रोनियम के लिए था,
तो जो भी हम लोग आंसर देंगे वो वाइस वर्सा की वजह से H और OH की वजह से ही हो जाएगा, लेकिन आंसर हमें किस फॉर्म में देना है, हमेशा हाइड्रोनियम आयन की वजह से। और इसी वजह से मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से करूंगा H+। आपकी बात बिल्कुल सही है, जहां पे H+ कम होगा वहां पे OH बढ़ेगा, लेकिन मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ बिल्कुल एक जो चीज बनाई है और जैसे मेजर होनी चाहिए वैसे बताओ, क्या कि हाइड्रोनियम आयन की टर्म्स में बताने। ठीक है, अब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा और राइट की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा, ये गलत। राइट की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन घट जाए। ठीक है, अब यहां पर मैं एक नोट लिख देता हूं, बस नोट कि हाइड्रोनियम आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चलो OH माइनस, जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा उतना OH माइनस आयन क्या होगा, कम होगा। अब तो आप कर सकते हो, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि H+ कम हो रहा है, तभी तो बेसिक है वो। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि OH हाइड्रोनियम आयन कम हुए तो क्या बढ़ेगा बेटा, OH बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो OH माइनस का बढ़ना बेसिक को बताता है, इसको कहने से अच्छा है इस स्केल के अनुसार मैं कहूंगा H+ का घटना बेसिक को बताता है। क्लियर है कहानी, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ सारी समझ में आ गई। तो ये चीज हमारे पास pH के बेस पर। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को, हाँ जी हाँ, ये एसिड और सबके रिएक्शन है जो गिर गया था उसकी वजह से फ्लोराइड हो जाता है। चलिए मैं इसे हटा दूं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने जा रहा हूँ बेटा असल में एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था कि मैंने एक वीक एसिड पानी में डाला था और उसके बाद कंडक्शन आप लोगों ने कुछ स्पार्क होता हुआ देखा, राइट। अगर मैं उसी वीक एसिड को डाल के और एक बल्ब लगाता तो शायद बल्ब ग्लो नहीं करता, शायद के पक्का बल्ब ग्लो नहीं करता, बस एक स्पार्क आपको दिख जाता, राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। कंडक्टर तो वीक एसिड भी है, कंडक्टर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। फिर फर्क क्या है स्ट्रॉन्ग और वीक में, मेन फर्क यहाँ पर आप देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड which dissociates completely, which dissociates completely into their ions। और ध्यान रखिए completely से मेरा मतलब 100% नहीं है, क्योंकि कोई भी दुनिया का एसिड हो 100% कोई भी चीज आयनाइज नहीं होती, या डिसोसिएट लिख लो, विच आयनाइज लिख लो, कोई भी एक ही बात है, विच आयोनाइज लिख लो या डिसोसिएट्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लगभग 95 to 99.9% तक डिसोसिएट हो जाता है और इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला जाता है। जैसे कि हमारे पास सारे के सारे मिनरल एसिड एक्सेप्ट वन, मैं आपको बता चुका हूं कार्बोनिक एसिड को छोड़ दीजिए, राइट। अब ये वीक एसिड क्या होंगे, ऐसे एसिड्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली लिखूंगा मैं पार्शियली, केवल और केवल 5 या 1 से 5%, ज्यादा होगा तो 7 से 10%, मतलब 10%, इतना ही डिसोसिएट हो पाते हैं। यानी कि अगर मैं एक तरफ एसिटिक एसिड लूंगा और एक तरफ HCl लूंगा तो ज्यादा आयंस H+ के कौन देगा बेटा मेरे को, HCl देगा। और ये डेफिनेशन होती है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एसिड, ना कि वो pH पे 1 आ गया 2 आ गया तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है अभी, राइट। क्योंकि अभी हम लोग pH का टेस्ट करेंगे, आज सारी चीजें मैंने अरेंज कर रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट करेंगे pH पेपर को लेकर एक हाँ जी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जान भी जाएंगे pH कैसे यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों को स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस समझ में आ गया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चल सकते हैं आगे। अब एक बच्चा यहाँ पे आ जाओ और ग्लास पकड़ लो, ये ग्लास वही जिसमें मैंने pH डाल रखा है, एक एक करके आप लोगों को क्या दिखाया जाएगा कि pH पेपर में किस किस तरह के कलर आ रहे हैं। और NCERT के टेबल भी आपको दे रखी है, उसमें 10 एग्जाम्पल है। मैंने इसमें से याद रखिएगा 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl नहीं लिया है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड पर मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी सारी चीज जैसे जैसे अवेलेबल हो सकती थी मैंने करी हैं,
तो उनके जगह पर कुछ ना कुछ चीजें हैं, उन सबको लेकर मैं आपको बताऊंगा और आप लोग बताना कि इन सबका पीएच क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। आ जाओ एक बच्चा कोई फटाफट से, आराम से आना। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशंस हैं, इनमें देखेंगे किस किस में क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है, कॉफी पाउडर। ठीक है, कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर ये है, ये मेरे पास क्या है, पीएच पेपर है। और इस पीएच पेपर को मैं जब इसमें डालूंगा तो मुझे थोड़ी देर के बाद या वैसे तो इंस्टेंट दिख जाता है। ठीक है, चेक करना है कि हमारे पास इसका पीएच कितना। तो कॉफी में मैंने डिप किया तो इसका कलर कैसा आ रहा है, कुछ ब्राउनिश सा आ रहा है ना। तो जो ब्राउनिश कलर है इसको अगर आप यहाँ पर मैच करोगे तो कहाँ जा रहा है, कुछ ना कुछ 6 के साथ जा रहा है या 5 के आसपास जा रहा है। तो कॉफी कैसी है, एसिडिक इन नेचर, कॉफी एसिडिक इन नेचर। आज पता तो पड़ रहा है तुम्हें साफ साफ, देखो अपने आप देखो, ज्यादा पीने से एसिडिटी हो जाएगी, इसका मतलब ये। ठीक है, कॉफी रख देते हैं, कॉफी काम खत्म। ठीक है, जो होते जाएंगे रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना। ये मेरे पास है नॉर्मल टैप वाटर, ये मेरे पास नॉर्मल टैप वाटर है। और नॉर्मल टैप वाटर को अगर मैं पीएच से टेस्ट करता हूँ तो ये आप लोगों को पता ही है बेटा न्यूट्रल होता है। और इसमें हमारे पास जो न्यूट्रल कलर का आता है 7 कलर, देखो 7 पे बिल्कुल सेम ही कलर आता है। क्या है कलर, ग्रीन, ग्रीन जो हमारे पास नॉर्मल ग्रीन कलर रहता है वही हमारे पास pH 7 पे ये आया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये एक छोटा सा एसिड है, वीक एसिड है जो बाजारों में मिल जाता है। ठीक है, बाथरूम साफ करने के लिए। और उसी एसिड का अगर हम लोग pH टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास इसका pH लेवल क्या आएगा। तो देख लेते हैं भैया फटाफट से डाल के। ओह माय गॉड, ये कैसा आ रहा है, पिंक। और ये पिंक आ रहा है तो हमारे पास कैसा है बेटा, हमारे पास ये एसिडिक बिहेवियर है और लगभग इसका जो लेवल मैच कर रहा है 2 से कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा हम उठाते हैं कैरेट जूस। हालांकि सच बात तो ये है कैरेट नहीं है, चुकंदर का जूस है। कैरेट इस सीजन में अवेलेबल थी नहीं, मैं गया था 1-2 बार तो उन्होंने कहा भैया कैरेट नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चुकंदर का दिखा देंगे कैरेट की जगह। चुकंदर हमारे पास आपको दिख रहा है, ये भी कैसा है, एसिडिक नेचर है। वैसे चुकंदर का कलर भी ऐसा ही है वैसे, बट उसका नेचर भी हमारे पास क्या रहता है, एसिडिक। किसका, इसका पीएच रहेगा बेटा लगभग 4, हाँ ऑलमोस्ट 3 और 4 के बीच में 3.5 डाल। कलर पर्पल नहीं है बेटा, थोड़ा सा ऑरेंजिश सा है, पता नहीं कैसा है, तुम अपने आप बता। ये आप लोगों को देखते समझ में आ गया हो क्या है, टमाटर। ठीक है, टोमेटो का जूस है, तो टोमेटो के जूस में हमारे पास पीएच कैसा आएगा बताओ, क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि टमाटो के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। ज्यादा एसिडिक नहीं आया है लेकिन फिर भी एसिडिक आया है। कितना देखो, टमाटो के अंदर आया है लगभग 5 का। तो ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास बहुत ज्यादा काम का है या नहीं, देखेंगे 5 आया बेटा उसका लगभग, ऑक्सैलिक एसिड का 5 आया। ये क्या है मुझे भी नहीं पता है, अभी बाद में काम आएगा, पता है मुझे लेकिन मैं बाद में यूज करूंगा इसको लास्ट में। ये क्या है मेरे पास, नहीं बेटा ये विनेगर नहीं, ये पकड़ो में समझ में आ गया मुझे। इसका पीएच चेक कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग बताना कि ये क्या है। सर ये AERATD एरेटेड ड्रिंक। तो देखो बेटा इसका पीएच अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग ये धीरे धीरे 8 पे पहुंच जाएगा। बेसिक है, तो ये बेसिक है। और ये बेसिक क्या है, इनो, इनो था, इनो बेस होता है। ठीक है, जैसे एसिडिटी होती है तो लोग कहते हैं ना एसिडिटी होता है इनो पी लो, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है बेस। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या काम आता है, इनो। तो इसका पीएच लगभग येलोइश टाइप में हो गया ना। तो जो हमारे पास 8 का पीएच है उसमें पीएच पहुंच रहा है। क्या उठाया बेटा आपने, ये लेमन जूस। लेमन जूस पहले नहीं हुआ था, टमाटो जूस। लेमन जूस का पीएच अच्छा खासा आता है, बीज भी काफी सारे हैं। ये देखो काफी अच्छा पीएच आ रहा है इसका, ऑलमोस्ट रेड है तो आपको दिखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग है। और इसका पीएच आ रहा है लगभग 3 से तो कम ही है, 2.8 होता है वैसे, बट आप 3 डाल, हमारे पास मैच कर रहा है, हमारे पास ये आ रहा है। लास्ट खा लो बेटा उसको, हमारे पास जो है वो है, इतने सारे पीएच पेपर बर्बाद हो गए हैं। ये भी हमारे पास कैसा कलर दे रहा है, ये विनेगर है। विनेगर भी हमारे पास ऑलमोस्ट कैसा कलर दे रहा है बेटा, एसिडिक कलर दे रहा है, 3 के आसपास पीएच दे रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास चीजें हैं वो हमारे पास ये 2 कहानी है। ये बड़ी मुश्किल से कलेक्ट हुआ था, दिमाग में था, है ना। और ये है सलाइवा, ये खाने के पहले का और ये खाने के बाद का। ठीक है, खाने से पहले और खाने के बाद में कोई चेंज आएगा, चेक करके देख लेते हैं। पकड़ ले बेटा आराम से, साइंस है
कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। जब सलाइवा हो तो यूरिन भी टेस्ट करना पड़ेगा तो कर लेंगे अगर एनसीईआरटी बोलेगी तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। देखो ये जो पीएच आया ये कौन सा बेटा, सलाइवा आफ्टर मील, सॉरी बिफोर मील, तो हमारे पास लगभग ग्रीन या फिर बेसिक ही आया। देखो एक बार ये देखो 8 आ रहा है, लगभग 7 से ऊपर है पर 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 7.2 7.4 समथिंग आ रहा है, राइट। अब ये सलाइवा बिफोर देखो ग्रीन हो गया है थोड़ा सा, आप चेक कर सकते हो, न्यूट्रल नहीं है बेटा, ये चेक करो ना आप पीएच, देखो 7 का पीएच और 8 आप तो बहुत पास कर, आप चेक कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 7.2 7.4 के इक्वल है, तो ये पीएच आपको कलर चेंज होता हुआ दिख गया यहाँ पे ग्रीन, राइट। अब मैं इसे हटाता हूँ और ये था मेरा सलाइवा आफ्टर मील, ठीक है। अब ये देखो ऑब्जर्वेशन करना काफी जरूरी है, और ये क्यों हुआ ये भी मैं जानते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका कलर और इसके कलर में थोड़ा सा फर्क आएगा, हाँ दूरी है, तो इसका कलर चेक करो आप, देखो 6 और 7 के बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में तो आ रहा है, तो 6.8 6.4 6.2 इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, पानी में डालते हैं, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 एक्टिविटी थी जो हमने कर ली। एसिड की जगह मैंने एसिड नॉर्मल वाले लिया था, बेस की जगह मैंने पर इनो ले लिया, ठीक है। आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एसिड बेस के इंडिकेटर थे कि हमारे पास कलर चेंज कौन सा क्या होता है। तो आपको अब समझ में आ गया ना कि जहां पर भी हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो HCl होगा तभी बिल्कुल वो नहीं। पीएच लाल हमारे पास बिल्कुल लाल भी हो गया था एक केस में, एक एसिड केस में, पर ये है तो वीक एसिड। और अगर आपको यकीन ना हो कि भैया ये वीक एसिड है, तो मैं आपको एक सच बता देता हूँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो प्लास्टिक के ग्लास में रह भी नहीं पाता, पिघल गया था प्लास्टिक ग्लास, ठीक है ना। तो प्लास्टिक ग्लास में जनरली यूज नहीं करना चाहिए। तो ये तो वीक एसिड है, इसलिए मैंने कर लिया है। और ये हमारे पास क्या थे, सारे एसिड और उनका इंडिकेटर किस तरीके से हमारे पास क्या क्या चीजें इंडिकेट होती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क आ गया है। एक बार मेरे को बेटा बुक दे दो, मैं एक बार देख लूँ। पीएच इन एवरीडे लाइफ का टॉपिक, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। H+ आयन स्ट्रेंथ किसी भी एसिड किस चीज पे डिपेंड करती है, H+ आयन स्ट्रॉन्ग कब होगा, जितने ज्यादा H+ होंगे, और बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब H+ आयन कम होंगे। या लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं करने चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ सही चीज है, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास आ रखी है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये लीजिए बेटा। अच्छा एक से दे रखा है, द एटमॉस्फेयर इज ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ, देखो एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ जी सल्फ्यूरिक एसिड का है, हॉट गैसेस हैं, और वहाँ पे येलो शावर्स भी होते हैं, ठीक है। वो किसके होते हैं, सारे सल्फ्यूरिक एसिड, इतना गर्म रहता है ना, सन को डायरेक्टली फेस करता है। तो ये चीज आप लोगों को बस पूछ ले तो ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में तो इसलिए बताना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहला क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है बेटा, स्टमक में HCl रहता है, और HCl के ऊपर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास म्यूकस की लाइनिंग इधर उधर हो जाए या HCl का ओवर सिक्रीशन हो जाए, तो हमारे पास खट्टी डकारें या कुछ ऐसा आना शुरू होता है। वो खट्टी क्यों है, पहले तो मैं समझ में आ गया एसिड है, आप तो समझ में आ गया ना, एसिड और सॉलिन टेस्ट देखो प्रैक्टिकल में समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो खट्टी डकार आ रही है, क्यों आ रही है, एसिडिटी। फिर बाद में बोलेंगे अरे यार एसिडिटी भी हो रही है, तो क्या बोलेंगे, काम शुरू करो 6 सेकंड में, तो डाइजीन ले आओ या इनो ले लो या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जो आपका एसिड है उसको क्या कर देता है, वो बेस जाके न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रलाइज होने से हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रल रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होती है, एसिड कंबाइंस विद बेस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और आपका पेट आपको रिलीफ देता है। क्या HCl का यूज है, तो मैंने आपको जब चैप्टर 6 पढ़ाया था, 6 तो मैंने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, या 5 होगा तुम्हारे साथ जो भी चीज़ है, हाँ नई बुक के हिसाब से 5। तो कहने का मतलब यही है कि जब मैंने पढ़ाया था डाइजेशन, तो मैंने ही पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक पेप्सिन को एक्टिव करता है, दूसरा जितने भी बाहर के माइक्रोब्स आते हैं उनसे बचाने में भी एसिड आप लोगों का काम करता है, ठीक है। तो ये काम भी रहता है, लेकिन इसका ओवर सिक्रीशन इरिटेशन कर सकता है और एसिडिटी हो जाती है, और इंडाइजेशन भी कॉज कर सकता है,
ठीक है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई एक बेस, जिसको खाने से हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एक्सेस एसिड होता है उसके साथ बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और वाटर तो वाटर है वो तो यूज। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पीएच ऑफ सॉइल, या फिर सॉइल का क्या पीएच रहेगा, या प्लांट में कैसे होते हैं। देखो जनरली जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। पीएच जो होना चाहिए वो 6.8 से 7.2 रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक ना बहुत ज़्यादा बेसिक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि सॉइल कई बार एसिडिक हो जाती है, और उस सॉइल पे जब एसिडिक हो जाती है तो फार्मर क्या यूज़ करते हैं, क्विकलाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaO का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो एसिड जो था उसमें हमने बेस डाल दिया। क्विकलाइन क्या है, बेस है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी के रीगेन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जनरल में पीएच जो होना चाहिए वो ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर नॉर्मल पूछे तो वैसे मैंने करा भी है ऐसे कहीं, क्योंकि जब मैं MSc कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट हमें कराया गया, 3-4 जगह की सॉइल ली थी, एक दिल्ली की थी, यूपी की थी, मुंबई की थी, गुजरात की थी, है ना। तो वहाँ पर क्या था, हम लोगों ने सॉइल जब कलेक्ट किया तो हर सॉइल का पीएच अलग था, कहीं पे पीएच बेसिक आ रहा था, कहीं पे पीएच एसिडिक आ रहा था। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो। तो फिर हम लोगों ने ओवरऑल जो देखा वो कितना है कि पीएच ऑफ सॉइल जो ऑलमोस्ट वेरी करेगा 6.8 से 7.2, जो कि ऑप्टिमम फॉर प्लांट ग्रोथ। किसके लिए बेटा, ऑप्टिमम फॉर प्लांट ग्रोथ। ऑप्टिमम मतलब होता है कि इतना अच्छा है, सुटेबल, बेस्ट सुटेबल जो चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम। ठीक है, तो प्लांट के लिए ये चीज़ होता है। अगर एक्सेस एसिड हो जाए तो हम लोग किससे उसे ट्रीट करते हैं, CaO या CaOH होल्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेसिकली CaO को पानी में मिलाएंगे तो ये आएगा ना CaOH हाइड्रोक्साइड। तो पानी तो इरिगेशन में चलता ही है और CO छिड़ा देते हैं तो हो गया CaOH होल्ड ट्वाइस, और बाकी जब इरिगेशन करते हैं उनको ज़्यादा पता रहता है। ठीक है, तो हाँ जी, मड का क्या होता है, मड तो बेटा सॉइल ही तो है, वो पानी मिला दोगे पानी तो न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो सॉइल का पीएच होगा वही मड का पीएच होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, कौन सा बेटा नेक्स्ट टॉपिक बताना मेरे को एक बार। पीएच आपके पास एनिमल और प्लांट 2D के, ओके 2D के बार पढ़ लेते हैं। बेटा 2D के वाला मैं दोबारा से आपको लाइव प्रोसेस में करा चुका था, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, आइए समझते हैं। देखो नॉर्मली जो हमारे पास हार्डेस्ट बोन कौन सी है, टीथ। ठीक है, ये आप लोगों ने आज तक गलत पढ़ा हुआ है बेटा, टूथ कोई बोन नहीं है, इनेमल कोई बोन ही नहीं है। इनाम तो कवरिंग होती है, सुन लो, अब पहले सुन लो, मेरी बात सुन लो। टीथ कोई भी बोन नहीं है, हार्डेस्ट बोन आपकी फीमर ही है। ठीक है, ये वाली जांग वाली, ये हार्डेस्ट बोन। लेकिन जो आपका टीथ है ये बोन नहीं है, पहले तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करिए। ठीक है, आज तक तो ये पढ़ गए हैं, हार्डेस्ट बोन टीथ, हार्डेस्ट बोन इनेमल, नहीं बेटा एक्चुअल में ये तो कैल्शियम की डिपोजिशन है। जो आपका टीथ है कैल्शियम की डिपोजिशन है, उसमें भी किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। ठीक है, और ये जब पानी वगैरह जाता है उससे कोरोड नहीं होता। कोरोड का मतलब क्या है, उससे बेकार नहीं होता, यानी कि जब आप दिन में इतनी बार कुल्ला करते हो आपके दांत थोड़ी खराब हो जाते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी खासी कैल्शियम की लेयर लगी हुई है जो कि पानी में दिक्कत नहीं देती। लेकिन जब आप लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाओगे, शुगरी सब्सटेंस खाओगे, या खाना खा के ब्रश नहीं करोगे, तो वो खाना दांतों के बीच में फंस जाता है, और वो जो खाना दांतों के बीच में फंस जाएगा, यहाँ पर सपोज कीजिए खाना फंस गया, या फिर इन दो दांतों के बीच में खाना फंस गया, तो यहाँ पर क्या होना शुरू करेगा, ये शुगर पे आके बैक्टीरिया इन्वेड करना शुरू कर देगा। जब ये बैक्टीरिया इस पे इन्वेड करना शुरू करता है इस शुगर पर, तो ये रिलीज करता है बेटा एसिड, और एसिड से जो हमारा कैल्शियम या जिसकी भी लेयर बनी होती है हमारे टूथ पे एनामल की, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, और इसके डिग्रेड होने की वजह से हमारे पास कैविटी या फिर टूथ डीके, दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस चीज के बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब बताओ। रिलीज क्या किया, एसिड रिलीज किया किसने, बैक्टीरिया ने। तो जो ब्रश करना चाहिए, ब्रश क्यों करना चाहिए, क्योंकि ब्रश में क्या है, बेस है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं, हमारे टूथपेस्ट में बेस है। तो जो बेस है वो जो आपका एसिड था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा,
ठीक है, और आप लोग कैविटी और टूथ डीके से बच जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है आपके पास टूथ डीके का। जनरली 2 बार ब्रश किया करो, कुछ कुछ तो ऐसे भी होंगे जो बिना ब्रश करे आ गए होंगे एक बार, है ना। तो कहने का मतलब है कर लो, ट्वाइस अ डे इज गुड फॉर हेल्थ, एटलीस्ट वंस अ डे हमें रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट और एनिमल्स के पास भी एसिड एज अ वॉरफेयर का मतलब होता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों में से अगर कोई बच्चे पहाड़ गए होंगे तो पहाड़ के जाने पर आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा, चलते चलते आपके पैर में कुछ, वो एक्चुअल में एक प्लांट है जिसका नाम है नेटल, और उत्तराखंड में आप अगर पहाड़ की तरफ जाएंगे तो उसका कॉमन नेम है सिन्ना, मतलब वहां पे लोग बोलते हैं सिन्ना, सिन्ने का पेड़, तो कहीं पे शिशना भी बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी जो लीफ होती है, उसकी लीफ में ऐसे कांटे आ रखे होते हैं वाइट से कलर, वाइट से कलर क्या है, देख के चलो, लेकिन अब क्या पता पड़ रहा है, मुंह तो यहाँ है, पौधा यहाँ है, चलते चलते लग गया, फिर क्या करोगे? आई ऐसे लग के क्यों चल रहे हो? नहीं चले, तू चलेगी, मैं नहीं चल रहा, सपोज मेरे लग गई, तो क्यों लगी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में जो प्लांट है नेटल, बेटा इसके पास, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, एक ही बात है, फॉर्मिक बोल लो या फिर मिथेनोइक बोल लो, एक ही बात है। ध्यान दिख तो रहा है, दिख रहा है, फॉर्मिक बोल लो या मिथेनोइक बोल लो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? जब मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब आपको सारा समझना आ जाएगा। तो अभी के लिए याद रख लो, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड एक ही बात। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसके जो नेटल में जो पिन टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, स्ट्रिंग टाइप के, जैसे ही से लगता है कि मेरे को कोई तोड़ने आ रहा है या मुझे कोई खाने आ रहा है, इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड वो रिलीज हो जाता है और आपकी बॉडी में जैसे पहुंचता है इरिटेशन, और सही में बहुत जलन होती है, जो कि एसिड आपकी बॉडी में पड़ेगा वैसे ही जलन होती है, काफी अच्छी खासी जलन होती है। हाँ, सोप लगा लेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सोप से भी अच्छा नेचर ने रेमेडी प्रोवाइड कर रखी है। जहाँ नेटल होता है साइड में, तो यार पता नहीं, हर बार तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ आसपास जनरली पाया जाता है एक डॉग प्लांट, और कहते हैं इस डॉग प्लांट को अगर आप रब कर लेते हो तो जो आपका बर्निंग या इचिंग है वो सही हो जाता है। और ये सही बात, मैंने तो कई बार करा होगा, ठीक है, होता है। और इवन दिस डॉग प्लांट इज यूज्ड इन मेनी मेडिसिनल पर्पस एज वेल। इसको करके जैसे आपको कोई घाव बड़ा लगा हुआ है, तो जो मैंने पढ़ा है लोकल वहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं, मैं कोई प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा, ना मैं किसी का कोई एडवर्टीज कर रहा हूँ, ना कुछ, ना मैं किसी को कह रहा है ट्राई करना, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ, वहाँ पर जो मेरे को लोगों ने बताया जब मैंने वहाँ पे जाना ड्यूरिंग माई MSc, सो वहाँ पे क्या था कि जो डॉग प्लांट है उसका यूज़ कैसे करते हैं, तो वो आराम से उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करके पीस के और रस निकालते हैं उसका, और बाउंड जो कटा हुआ है अच्छे से अच्छा बाउंड भी अगर उसके ऊपर डाल के, हालांकि चीज़ बहुत मचती है, और उसको कवर कर देते हैं, तो जो आप इस नाम तो नहीं लूँगा, जो वो लेते हैं ना बीटा डैश इन, समझ जाओ, हाँ वो उनसे भी अच्छा काम कर जाता है। तो क्योंकि हमारे पास ये जितने भी सिप्ला या फिर जो आप लगाते हो बाउंड को हील करने के लिए, उनसे भी अच्छा काम वो कर देते हैं, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं। डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा, इससे हमें पता पड़ गया बेसिक। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एसिड आया उस बर्निंग को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या ये तो लोगों ने बता दिया था, और बाकी मैंने पढ़ रखी है, MSc तो मेरी बॉटनी में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे पता पड़ा कि मुझे डॉग प्लांट है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कुछ रहता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, अच्छा, ह्यूमन बॉडी स्लाइटली बेसिक पीएच में काम करती है। आपका ब्लड, ओहो ब्लड का तो पीएच में दिखा सकता था, वैसे स्लाइटली एल्कलाइन है, ब्लड पीएच 7.4 to 7.8 वेरी करता है, ठीक है। ब्लड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन अगर आ जाए तो व्हाट इज ब्लड, तो डाल देना ब्लड इज बेसिक बफर। बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज में अगर आप पीएच में चेंज करना चाह रहे हो तो उसको मना करता है, भैया नहीं मैं चेंज नहीं होने दूंगा, पीएच में चेंज नहीं होने दूंगा। अब तुम खुद सोच, बर्गर खाता है, ये खाता है, वो खाता है, अनाप शनाप इतनी गंदी गंदी कोल्ड ड्रिंक पीता है, उन सबका पीएच एसिडिक है, लेकिन फिर भी तेरी बॉडी बेसिक रहती है। क्यों? क्योंकि ब्लड एक बेसिक बफर है। बफर का मतलब वो आपके अंदर होने वाले पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, और इसी वजह से आप बचे रहते हो। बहुत बढ़िया है, बेसिक
बहुत बढ़िया बफर का एग्जांपल है। बफर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो पीएच में चेंज होने पर मना करता है कि नहीं भाई मैं नहीं होता जानबूझ के मिलाओ तो हैं, जानबूझ के मिलाओ। जानबूझ के कुछ मिला तो फिर आपके रिएक्शन होंगे, उल्टी होंगे, अरे हमारे Food poisoning। ब्लड लिया हाँ और फिर उसमें डाल दिया तो बेटा, अगर आपने ब्लड लिया और उसमें आपने कुछ करा, बाहर की बात तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन आपके अंदर की जो कहानी है उसमें ब्लड चेंज नहीं होने देगा, और अगर कुछ भी फूड पॉइजनिंग तो उल्टी होंगी और इन वर्स्ट केस डेथ में आकर। ठीक है, तो ये सारी कहानी हमारे पास इसके केस में रहती है। और तो मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं है। हाँ, पीएच ऑफ रेन वाटर, पीएच ऑफ रेन वाटर में हमारे पास देखो एसिड रेन, जब आपके पास रेन वाटर का पीएच 5.6 या उससे बिलो हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन में कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एसिड रेन की वजह से आपके पास ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, उसकी जो बिल्डिंग है उसका कलर कैसा हो गया था, येलो हो गया था। ये बात है बहुत पुरानी, लेकिन मैं जब अभी पिछले 2-3 साल पहले गया तो गवर्नमेंट आर पुटिंग हार्ड एफर्ट्स ताकि उसका कलर वापस आ जाए। तो अब वहाँ पे जो आसपास मथुरा है, मतलब आगरा से पहले मथुरा पड़ता है, उसकी रिफाइनरीज को बंद कर दिया गया है बहुत सारी को, ताकि जो एसिड है वो उड़ के वहाँ पे ना जाए और उसकी वजह से हमारा जो कलर है वो वापस आ जाए। हालांकि उसके कलर के लिए भी काम कर रही थी गवर्नमेंट, है ना, और एक बहुत ही अच्छा काम है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ तो अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे पास येलो पड़ गया था ताजमहल, और ये येलो पड़ा था ताजमहल, इसको हम लोग कहते हैं लेप्रोसी, यानी कि मार्बल का येलो पड़ जाना ड्यू टू एसिड। उस फेनोमेना को हम लोगों ने क्या बोला, लेप्रोसी ऑफ स्टोन। अब उसमें बारिश होती होगी तो बारिश होती है तो उससे भी होता है, उससे भी दिक्कत होती है, लेकिन जनरली एसिड जो आती है रेन, वो ऊपर से इतने एसिड बन के नहीं आती है। एटमॉस्फेयर में जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उसमें डिजॉल्व होने के बाद वो जब पड़ते हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक करते हैं, इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपके एटमॉस्फेयर में आपका पार्टिकल्स कितने हैं, NO2 और SO2। जितने ये पार्टिकल्स होंगे तो यही तो बारिश लेके आएगी और उन्हीं पे टपका देगी। अगर न्यूट्रल बारिश हो तो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, न्यूट्रल बारिश होगी तो। क्या होगा, वो जो एसिडिक है वो न्यूट्रल हो जाएगा? नहीं बेटा, न्यूट्रल बारिश है तो जो एसिड आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो जाके ताजमहल के उस पर स्टिक करेंगे ही ना कहीं ना कहीं। जब बारिश आएगी तो उससे रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पीला पड़ेगा, इसलिए हम रिफाइनरीज को हटाया जाए। हाँ जी, एसिडिक रेन की वजह से कभी-कभार जब हम बारिश में भीगते तो हमें खारिश होने लगती है। एसिड रेन की वजह से, हाँ जी, जब ऐसा कहा जाता है कि जब मानसून का सीजन होता है पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए जनरली, क्योंकि वो एसिडिक रेन हो सकती है, क्योंकि आपके आसपास जितने भी डस्ट ये वो बारिश तो ही नहीं है टाइम से, कलेक्शन ही होता गया है, और जैसे वो बारिश नीचे गिरी वो पहली बारिश क्या होगी, एसिड रेन होगी, इसलिए जनरली नहीं नहाना चाहिए पहली बारिश में मानसून। ठीक है, ये सारी कहानी आपके पास किससे हैं, एसिड रेन से। और एसिड रेन को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ऑगस्ट ने डिस्कवर किया था एसिड रेन को, ईयर मुझे याद है। नेक्स्ट आप लोगों के पास सेल्फ डिफेंस हो गया, ये बता दिया। अच्छा, नेचुरल सोर्स विनेगर में कौन सा एसिड होता है देखा हम लोगों ने, एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिंड इमली टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो अभी देख लिया ऑक्सैलिक एसिड, सौर मिल्क या कर्ड लैक्टिक एसिड। ठीक है, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। एक ही बात है बेटा, क्वेश्चन से हमारे पास कि आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं ए एंड बी, पीएच ए का 6 है और पीएच बी का 8 है, किसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन होंगे, 6 में, क्योंकि हाँ ए में, क्योंकि 6 में एसिडिक है, 8 बेसिक है, तो बेसिक में H+ के आयन कम होगी। इसमें एसिड कौन सा है 6, बेस कौन सा है 8, यही पूछा था अगला सवाल। What effect does the concentration of H+ ions have on the nature of solution? H+ आयन क्या कर देते हैं सॉल्यूशन को, एसिडिक बना देते हैं भैया, है ना। तो what effect does the concentration on the nature of solution? हाँ, they turn the solution acidic। जब H+ आयन ज्यादा होंगे किसी भी जगह पर तो सॉल्यूशन को क्या बना देंगे बेटा, वो एसिडिक बना देंगे। अगला क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन? इफ यस देन व्हाई दीज आर बेसिक, बताइए इसका आंसर। बहुत कम अमाउंट होता है ना, नहीं। बहुत कम अमाउंट। हाँ, H ऐसा नहीं है कि हमारे पास H+ आयन नहीं है। फॉर एग्जांपल वाटर में H+ भी होता है और हमारे पास OH- भी होता है, या और भी कोई सब्सटेंस है बेटा। एक्चुअल में हमारे पास ऐसा नहीं है कि बेसिक में H+ नहीं होता, लेकिन H+ की आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम रहती है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ OH- आयन, जिसकी वजह से उनका इफेक्ट इतना प्रीडोमिनेंस नहीं शो कर पाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज आपका है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक
A farmer would treat the soil of his field with quicklime or slakelime. जब वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, जब वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा फर्टिलाइजर डालते अब जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है मोर अबाउट साल्ट्स। तो मोर अबाउट साल्ट्स में हम लोग अगली क्लास में कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये खत्म कराना अभी मुश्किल है, तो 2 क्लास मैक्सिमम लगेंगी इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को इस लेक्चर में डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है, कोई पीएच में डाउट है, पीएच एसिडिक, बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये वो अटरम चटरम सारी चीजें क्लियर है ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।